बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फेज डायग्राम्स और फिर हमने फेज डायग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी फेज डायग्राम को इंटरप्रिटेशन उसकी कैसे करते हैं। आज हम और फिर हमने फाइनली उसमें लास्ट टाइम हमने यूटेक्टिक सिस्टम को शुरू किया था कि यूटेक्टिक सिस्टम्स क्या होते हैं। जनरली जब आप दो कंपोनेंट्स जो कि सिंपल मिक्सचर बनाते हैं, फिजिकल मिक्सचर बनाते हैं, तो यूटेक्टिक सिस्टम वो होता है जिसका जो जो जो, जो मिक्सचर बन जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से वो लोअर होता है। तो इसकी हम फेज डायग्राम बना के तो हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे डिफरेंट कंटेंट ऑफ ए प्लस बी अफेक्ट करता है एक दूसरे के मेल्टिंग पॉइंट को, फिर उसके सॉल्युबिलिटी को। फिर हमने एक एग्जांपल ली थी ए प्लस बी मिक्सचर की, और हमने एक कांस्टेंट एक्स जो है ना वो मार्क किया था और एट टेम्परेचर T2। अच्छा, on the diagram, in this region is only 1 degree of freedom, either temperature or composition, but not both, and decided to fix T as T2. Now composition of two phases. इसमें ये जो फेज है आपको नजर है, ये सारा लिक्विड है। ये यहाँ पे ये A प्लस लिक्विड है और यहाँ पे इस सेक्शन में B प्लस लिक्विड है। मतलब दो फेजेस यहाँ पे हैं, दो फेजेस यहाँ पे हैं, और यहाँ पे A प्लस B है हमारे पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे इस सेक्शन में और इस सेक्शन में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 1, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 है, और यहाँ इन तीनों में 1 है। इसको आप लिक्विड कहते हो, इसको मिक्सचर ऑफ बी प्लस लिक्विड है, ये मिक्सचर ऑफ ए प्लस लिक्विड है, ये मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी है। यहाँ पे ये लिक्विडस कर्व है और ये आपके पास सॉलिडस कर्व है। ठीक है। एक्स कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड और जो बी कंपोनेंट है उसकी कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक आइसोथर्म ड्रॉ किया। कांस्टेंट टेम्परेचर एक लाइन हमने खींची और यहाँ पे हम लिक्विडस कर्व के पास इसको ले आए and we terminated it on liquidus H dash या H prime आप इसको कह सकते हो। Now point H represent the liquid that is present in B plus liquid at T2। तो T2 पे हमारे पास यहाँ पे जो B प्लस लिक्विड है एट T2, उसको हमने उसकी कंपोजिशन हमने अगर फाइंड करें, so liquid composition is 43% B and 57% A। जब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं तो आप ये देख लें कि इसका जो एक्स एक्सिस है ये परसेंट ऑफ बी है। मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करते हो तो आपके पास बी इंक्रीज होता है, ए डिक्रीज होता है। लेफ्ट पे आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए है, राइट पे आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी है। तो 43% बी है यहाँ पे हमारे पास इस लिक्विड के केस में, और 57% ए है, और रेस्ट ऑफ चूंकि दो फेजेस हैं लिक्विड की कंपोजिशन ये आ गई हमारे पास, और जो सी बी है वो तो प्योर बी है। ना डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ कंपोजिशन, जब हम फेज डायग्राम में कंपोजिशन की बात करते हैं या यूटेक्टिक सिस्टम में जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि द कंपोजिशन, एक तो हम कहते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर फेज, जैसे कि इससे पहले स्लाइड में हमने देखा कि लिक्विड प्लस बी, फिर लिक्विड की हम जो पर्टिकुलर फेज है उसमें एक लिक्विड उसकी हमने कंपोजिशन फाइंड आउट की, उसको हमने देखा। सेकेंडली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ, एक तो ये हो गया कि द कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर फेज, फिर रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट इन मिक्सचर।
कि उस फेज में, जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड और बी है, तो लिक्विड की फेज और बी की फेज, इन दोनों का आपस में कितनी अमाउंट है। तो कंपोजिशन का एक मीनिंग ये भी है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द फेज कंपोजिशन और फेज कंटेंट। सेकंड थर्ड वन जो है, द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेजेस प्रेजेंट। जो ओवरऑल कंपोजिशन आपके पास है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दी कि वो लिक्विड है या सॉलिड है, तो उसकी ओवरऑल ए प्लस बी की टर्म्स में कितनी कंपोजिशन, कितनी अमाउंट है, या तो उसको हम कंपोजिशन, तो तीन तरह की होगी, एक पर्टिकुलर फेज की, एक रिलेटिव ऑफ द टू फेजेस, जितनी भी फेजेस हैं उसमें रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ टू फेजेस और थ्री फेजेस, एंड द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर के ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर क्या है। Now the overall composition of a mixture F is 30% A and 70% B। ठीक है, ये वाली कर्व अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इस जगह पे जितना लिक्विड आपके पास प्रेजेंट है, तो उसकी हमने H यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, जो कि 43% B था और 57% A था। तो ये लिक्विड की कंपोजिशन है, जो कि फर्स्ट जो उसका सेक्शन है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है कंपोजिशन की, वो है। फिर ओवरऑल कंपोजिशन ये है हमारे पास यहाँ पे, ओवरऑल कंपोजिशन कि इसमें 70% यहाँ पे बी है और 30% आपके पास यहाँ पे ए है। तो ये ओवरऑल होगी, और एक जो है ना, फिर फाइनल हम देखते हैं कि जो रिलेटिव कंपोजिशन है उसको हम कैसे उसकी कैलकुलेशन करें। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि लिक्विड कर्व जो एक्स वाई जी इन फिगर है, एक्स वाई एंड जी gives the highest temperature at which crystals can exist। यहाँ पे अगर देखें तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे क्रिस्टल, तो इसमें मैंने आपसे कहा कि टू टाइप्स ऑफ फेजेस हैं, लिक्विड है फिर बी है। ठीक है, जितना भी इस सेक्शन में जितना भी ए है वो लिक्विड की फॉर्म में आ गया हुआ है, और इसके साथ बी जो है ना वो प्योर फॉर्म में है इस सेक्शन में। यहाँ पे जितना भी लिक्विड है वो बी बी जो है जितना भी वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और इसके साथ जो प्योर क्रिस्टल हैं वो ए के हैं। तो ये जो एक्स वाई और जी की कर्व है, इसको हम कहते हैं कि गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच क्रिस्टल्स कैन एग्जिस्ट। फिर हम देखते हैं कि लिक्विड क्रॉसिंग एक्स वाई कर्व इंटर द ए प्लस लिक्विड। इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो हम कहते हैं कि जो इस कर्व को जब क्रॉस करती है तो हमारे पास ए प्लस लिक्विड आता है, और सिमिलरली यहाँ पे ए इज द प्राइमरी फेज बिकॉज इट इज फर्स्ट क्रिस्टलाइजेस ऑन कूलिंग। फिर नाउ लिक्विड क्रॉसिंग वाई एंड जी, यहाँ इस पोर्शन में अगर हम देखें तो द कर्व इंटर बी प्लस लिक्विड। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपके पास बी के प्योर क्रिस्टल हैं और लिक्विड हैं, जो कि ए प्लस बी की कंपोजिशन उस लिक्विड की है। सो यहाँ पे इस सेक्शन में हमारे पास बी जो है वो प्राइमरी फेज है। सी वाई डी, इसको आप सॉलिडस कर्व कहते हो, और हम इसको डिफाइन करते हैं कि लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है। इससे ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये आप यहाँ पे भी कुछ लिक्विड है, ये सारा लिक्विड प्लस बी है और ये लिक्विड प्लस ए है। इसका मतलब है ये लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे वो लिक्विड एग्जिस्ट करता है। एंड अबव सॉलिडस कर्व जो है ना वो मेल्टिंग जो है ना वो प्रोसेस उसका होता है। तो ये टेम्परेचर की एक्सिस है और ये हमारे पास कंपोजिशन की एक्सिस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिडस कर्व से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बस मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। Now this point y is invariant where A, B and liquid coexist.
लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंपोजिशन इज कंप्लीट लिक्विड। तो यहाँ पे आपके पास कंपोजिशन कंप्लीट लिक्विड है और क्योंकि 3 फेजेस हैं आपके पास, ए प्लस बी, ए है, बी है और लिक्विड है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 0 है। फिर हम रिलेटिव कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें हमने कर ली इसमें। एक तो हमने फाइंड आउट किया कि किसी भी एक जगह पे डिफरेंट फेजेस की कंपोजिशन क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि लिक्विड की हमने कंपोजिशन फाइंड आउट की और फिर हमें ऑटोमेटिक पता लगे वहाँ पे बी है, वो तो प्योर फॉर्म में है, तो लिक्विड को हमने फाइंड आउट किया, लिक्विडस कर्व की तरफ उसको खींच के और वहाँ पे ड्रॉप डाउन हमने लाइन लेक लगाई और एक्सेस से हमने लिक्विड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, किसी एक पर्टिकुलर फेज की कंपोजिशन हमने फाइंड आउट कर ली। फिर सेकंड हमने देखा कि ओवरऑल कंपोजिशन जो पॉइंट एक्स हमने लिया वो सिंपली हमने ड्रॉप डाउन किया टुवर्ड्स कंपोजिशन, तो हमने वहाँ से ओवरऑल कंपोजिशन के ए और बी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ दैट फेज, कि वो लिक्विड है कि वो सॉलिड है, लेकिन हमने ओवरऑल कंपोजिशन वहाँ से फाइंड आउट कर ली। नाउ हम देखते हैं कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ 2 फेजेस के एक दूसरे की जो रिलेटिव अमाउंट है, लिक्विड और ए है फॉर एग्जांपल, या लिक्विड और बी है, तो उसकी रिलेटिव अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लिवर रूल कहते हैं। फॉर द सी सा, जो सी सा का एक आप कैसे कह सकते हैं काइंड ऑफ पेंडुलम की तरफ जो वर्क करता है, दोनों तरफ जो है ना आप मैसेज रखते हो और उसको ऊपर नीचे जो है ना वो बैलेंस करने के लिए किसी एक बड़े मास को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट सी सा वो मूव करते हो। फॉर सी सा द बैलेंस कंडीशन इज गिवन बाय m1, यहाँ पे m1 मैस है, तो इसको अगर आप देखें तो ये m2 जो है ना वो बड़ा मैस है, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस m2 जो बड़ा मास है उसको सेंटर की तरफ हमने मूव कर लिया। तो m1 इसको हम जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट अगर हम इसको करें तो m1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू m2 इंटू डिस्टेंस वाई जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है ना। हम एज्यूम करते हैं कि लिक्विड इन ए मिक्सचर F हैज ए कंपोजिशन H, लिक्विड इन ए मिक्सचर, यहाँ पे जो लिक्विड है और उसकी जो कंपोजिशन है जैसे हमने फाइंड आउट की दैट इज H on AB axis at T2 the crystals are pure B and overall composition is F। तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे 57% ए है, आई थिंक 43% यहाँ पे बी है, जो कि लिक्विड की कंपोजिशन है। ओवरऑल कंपोजिशन 30% ए है और 70% बी है जो कि एफ है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम। Now crystal B and liquid H are therefore in equilibrium and is shown, या यहाँ पे ये H है ना कि H prime है, shown as for example this, ये जो हमारे पास एक्सिस है जो ए बी एक्सिस है जहाँ पे ए और बी की कंपोजिशन जो एक्स एक्सिस है हम उसको अगर देखें तो ये वो वाला एफ है जहाँ पे हमने ऊपर की तरफ आपने एक्स का पॉइंट लिया था और ये जो कंपोजिशन है लिक्विड की, तो हमने यहाँ से वो ड्रॉप डाउन करके तो एच को हमने कंपोजिशन डिसाइड किया था कि ये लिक्विड की कंपोजिशन है, ये ओवरऑल कंपोजिशन है और ये हमारे पास प्योर बी है। तो हम राइट साइड ऑफ द डायग्राम जो है ना वो अभी वर्क कर रहे हैं। Now crystal B and liquid H are therefore in equilibrium and is shown as, हमने इसको diagrammatically इसको शो किया। Now applying the principle of movement, movement of inertia जब आप इसको कहते हो, now amount of liquid into, जैसे amount of liquid जैसे हमने कहा था m1 into this distance and is equal to m2 multiplied by this distance, तो amount of liquid, this amount of liquid multiplied by distance hf, यहाँ के जो ये distance है
एच एफ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी, यहाँ पे अमाउंट ऑफ बी है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एफ बी। तो ये वाली इक्वेशन जो m1 डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू m2 इंटू डिस्टेंस वाई जी, this is similar to this equation, amount of liquid into distance hf is equal to amount of b into distance fb, और इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। नाउ हमें पता है कि ओवरऑल जब हम इसकी बात करते हैं तो हम चीज़ों को यूनिटी में लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ बी प्लस अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो ओवरऑल हम इसको 1 लेते हैं, या आप कहते हो कि 100%। ज़ाहिर है हम पूरे सिस्टम में काम कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम को हम 100% लेते हैं, फिर उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अमाउंट ऑफ बी प्लस अमाउंट ऑफ लिक्विड आप कहते हो कि दिस इज इक्वल टू 1। Now from equation 1, this is equation 1, और हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम अमाउंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ लिक्विड हम यहाँ पे कर लेते हैं इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस का वर्ड हम यहाँ से हटा के, तो एच एफ डिवाइडेड बाय एफ बी हम कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। Now amount of B divided by 1 minus amount of B, तो ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, दिस वन, हमने इसमें से अमाउंट ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट किया, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड हम इज इक्वल टू करेंगे 1 माइनस अमाउंट ऑफ बी। तो हमने अमाउंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अमाउंट ऑफ बी कर लिया। इस 1 अमाउंट ऑफ लिक्विड की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 में से। अच्छा, फिर अब इसको आप अगर देखें तो एच एफ ओवर, हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बी ओवर 1 माइनस अमाउंट ऑफ बी को हम एच एफ ओवर बी एच माइनस एफ एच हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एफ बी जो है यहाँ पे अगर देखें एफ into B, it is actually equal to BH, ये पूरी लेंथ BH माइनस HF, ये FB जो है यहाँ पे F मल्टीप्लाइड बाय B, इट इज एक्चुअली इक्वल टू HB माइनस HF। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया, तो हमने इसको एफ बी जी की जगह यहाँ पे हमने इसको ये इसके वैल्यू पुट कर ली हमने। ना अगेन उस सिचुएशन को फर्दर हमने इसको सॉल्व किया, तो हमने देखा कि अमाउंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अमाउंट ऑफ बी ओवर अमाउंट ऑफ बी, हम इसको इस तरीके इस इक्वेशन को हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अमाउंट ऑफ बी ओवर अमाउंट ऑफ बी। इसी तरह हम एच एफ ओवर बी एच माइनस एफ एच, या एच एफ आगे पीछे आप कर सकते हो, आप डिपेंड करता है, सेम चीज़ है, एफ एच या एच एफ अगर आप इसको लिखें कोई मसला नहीं है। एच एफ ओवर बी एच माइनस अगेन एच एफ ओवर एच एफ आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह हमने इसको किया और हमने देखा कि दिस इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ बी माइनस, ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया। इसी तरह एच एफ और बी एच माइनस ये एच एफ एच और एफ एच एक दूसरे से कैंसिल -1, तो इक्वल के दोनों साइड पे आपके पास एक -1 है, जो -1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल टू एच एफ ओवर बी एच आ जाएगा। सिमिलरली अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है, इसी तरीके से हम जो ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ बी को फर्दर जो है ना सॉल्व किया था। आप इसी का कैलकुलेशन कर सकते हो अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए, कि अमाउंट ऑफ बी की जगह 1 माइनस आप अमाउंट ऑफ लिक्विड कर लोगे, और वही इक्वेशन इसी तरह आप सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके, तो आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी कि अमाउंट ऑफ बी एच एफ ओवर
BH, सिमिलरली अमाउंट ऑफ लिक्विड FB over BH आपके पास आ सकता है। नाउ लिवर रूल जो है दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ द कंपोजिशन ऑफ फेज मिक्सचर चेंजेस विद टेम्परेचर, कि आप किसी भी फेज मिक्सचर के टेम्परेचर कंपोजिशन को कैसे, या वो उसका कैसे अफेक्ट करते हो कंपोजिशन को विद टेम्परेचर। तो लिवर रूल हमारे हमें ये चीज़ बताता है। नाउ एट T2 द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज F, जैसे हमने लास्ट उसमें स्लाइड पे देखा कि T2 की हमने एट T2x को हमने कांस्टेंट रख के, तो T2 पे हमने लाइन लगाई तो टेम्परेचर T2 और अमाउंट ऑफ लिक्विड इन F, तो हमने देखा कि FB over BH 30 divided by 57 that is 0.53 या 53%, अमाउंट ऑफ लिक्विड इन F इज 53% है। ये देखें यहाँ पे ये जो T2 की हम बात कर रहे हैं और इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में अगर आप देखें ये है F, ठीक है F, और ये है हमारे पास यहाँ पे T2, यहाँ पे ये लिक्विड का पोर्शन है H। तो इसको हमने जो किया तो हमने कहा कि FB over BH, ठीक है जी, FB, दिस इज नाउ दिस, इस एक्सिस में हम काम कर रहे हैं, FB over BH, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड आ गया, अमाउंट ऑफ लिक्विड आ गया। सो दैट इज हमने कहा कि दिस इज अ काइंड ऑफ 30, FB जो है वो 30 है डिवाइड बाय 57 है, FB जो है वो 30 है, दिस इज 30, 10, 20 एंड 30, FB का जो पोर्शन है 30 है, और यहाँ पे द काइंड ऑफ चीज़ें हमने यहाँ पे 43 निकाला था, रेस्ट ऑफ दी यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है वो 57 है, तो 30 बाई 57 हमारे पास आंसर आता है वो 0.53 आता है। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेट्स से टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया और T2 से हम T3 पे जो कि हायर टेम्परेचर है वहाँ पे चलेंगे, तो ये हमारे पास T3 आ गया, ये यहाँ से हमने यहाँ पे थे, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये हम यहाँ पे आ गए, इस पोर्शन पे या इस पॉइंट पे आ गए। तो अगेन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आप कह सकते हैं, जो आपका सी सा का सेंटर है वो सेम F है, यहाँ पे F, ठीक है। तो यहाँ पे T3 आ गया, तो T3 पे हमारे पास जो लिक्विड की कंपोजिशन है वो दैट इज द काइंड ऑफ J हमने, तो B, F और J ये अब हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, ये सेंटर पॉइंट है, ये जो एक एंड पे पॉइंट है और ये दूसरे एंड पे पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि BF ओवर BJ, BF ओवर BJ, तो दिस इज अमाउंट ऑफ लिक्विड 0.71 या 71% आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ लिक्विड है हमारे पास यहाँ पे। नाउ एट T1 लोअर टेम्परेचर BF ओवर BV, यहाँ पे ये T1 है हमारे पास, ये लोअर टेम्परेचर जो ये ब्लू लाइन है आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जाके ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमने E, तो E, F और B हमारे पास 3 पॉइंट हो गए और हमने वही इक्वेशन यहाँ पे लगानी है, BF ओवर BE, तो ये हमने लेवर रूल से हमने निकाला कि लीवर जो रूल है T1 एट लोअर टेम्परेचर हमारे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड वो 43% है, ठीक है। तो इसी तरह आप अमाउंट ऑफ बी और अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है ना, अमाउंट ऑफ बी इज द काइंड ऑफ दिस और अमाउंट ऑफ लिक्विड हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया। अच्छा, तो क्लियरली अब हमें क्या पता लगता है इससे, क्लियरली देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ रेजिंग द टेम्परेचर अबाउट T1 is to increase the degree of melting from 43% यहाँ पे
43% मेल्टिंग थी और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, T2 तक गए, फिर T3 तक गए, T3 पे आपने 71% उसकी मेल्टिंग, तो इंक्रीज द डिग्री ऑफ मेल्टिंग, आपने मेल्टिंग की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर ली, वो ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो गया। तो आम सी बात है, हमने फेज डायग्राम से यहाँ पे ये देख लिया। अच्छा ना, ये जो कर्व्स हैं हमारे पास, लिक्विड सैचुरेशन, सॉल्युबिलिटीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, तो ये हमें जो है ना वो आप यूँ कह सकते हैं कि ये कर्व्स हमें सैचुरेशन सॉल्युबिलिटीज बताती हैं, किस टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म में होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कैसे होता है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है। कैसे? अब लिक्विड कर्व को देखें, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, तो मैंने आपसे कहा कि ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास सॉलिड फॉर्म में जो क्रिस्टल रहते हैं, इससे अबव करेंगे तो सारे का सारा लिक्विड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ के बाद वो सारा जो है ना वो मेल्ट होके आपको लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इन एडिशन टू गिविंग, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच क्रिस्टल कैन एग्जिस्ट, और इसकी एडिशन में इट इज़ आल्सो ए सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी कर्व है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल वाई जी है, दिस इज वाई जी गिव सॉल्युबिलिटी लिमिट विद टेम्परेचर फॉर क्रिस्टल ऑफ बी ऑन कूलिंग क्रिस्टल ऑफ बी प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ बी है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर आप T5 से नीचे लाते हो, T4, T3, T2, तो आप क्या कहते हैं, आप क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, वो बी के जो क्रिस्टल हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं जैसे ही आप टेम्परेचर नीचे की तरफ लाते हो। नाउ सेकंड इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इसी तरह ये जो है ना बी का हमने देखा, तो इस सेक्शन में अगर एक्स वाई को सेक्शन को आप देखोगे तो यहाँ पे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे ए को आप प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हो, और फर्दर जो है ना T1 से अगर आप नीचे लाते हो तो आप सारे का सारा उसमें लिक्विड जो है ना वो ख़त्म कर रहे हो। नाउ सेकंड इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपाउंड्स, प्योर कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट को भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देख लें कि ये अगर आप देखें, ये T1, T2, अगर आप इस लाइन पे हैं, ये 100% आपके पास B है, यहाँ पे आपके पास 100% B है इवन T5 तक। तो आप देखते हैं कि 100% अगर B है तो वो जाके T5 पे जो है ना वो मेल्ट होता है, लेट्स से कि T5 पे मेल्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे हैं तो वो मेल्टिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्योर बी है आपके पास, अगर प्योर बी है वो जाके इस टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। नाउ इफ स्पेसिमेन ऑफ बी इज हेल्ड एट T4, तो T4 पे अगर ये प्योर स्पेसिमन है, प्योर स्पेसिमन है, अगर प्योर बी है तो ये सारे का सारा ये सॉलिड होगा। ठीक है, ये सारे का सारा सॉलिड होगा अगर सिर्फ बी कंपोनेंट है। अब क्या होता है कि नाउ एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ए देन सम लिक्विड ऑफ जी कंपोजिशन फॉर्म, अगर यहाँ पे आपने हेल्ड किया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट इसमें ए यहाँ पे डाल दिया, इसमें लिक्विड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो लिक्विड की कंपोजिशन क्या होगी, ये जी वाली वो लिक्विड की कंपोजिशन होगी। और आप कहते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हेड किया हुआ है, इसका मतलब है T5 से आपने थोड़ी सी अमाउंट डाल के, एक जस्ट मिनिमल अमाउंट डाल के, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपने लोअर कर दिया है। यहाँ पे पहले जी पे था, अब जी से वो जी पे आ गया है। थोड़ी सी अमाउंट डालने से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाए ना वो लो हो गया है। Now as A increases then the amount of G will be increased to form G,
जैसे जैसे ए इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ जी जो है ना वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ओवरऑल कंपोजिशन जो लिक्विड की हमने निकाली तो वो यहाँ पे अगर आप हैं तो अमाउंट ऑफ जी जो है ना वो निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे आप एक इंक्रीज करते हो तो अमाउंट ऑफ जी विल इंक्रीज। Now the solid phase disappears and the sample is all liquid। ठीक है, तो आप अगर A को और ज़्यादा डालते हो यहाँ से तो यहाँ पे अगर आप इंटर हो जाते हो तो इसका मतलब है कि सॉलिड फेज सारी डिसअपियर हो जाती है, आपके पास प्योर लिक्विड आ जाता है। Now hence the small amount of impurity has lowered the melting point of B from T5 to T4। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज कर दिया है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डालने से। ठीक है, तो ये था हमारा जो है ना वो लेवर रूल को हमने अप्लाई किया कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने आपसे कहा कि कंपोजिशन का मतलब तीन तरह का हम लेते हैं। एक, अगर दो या तीन फेजेस प्रेजेंट हैं तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर फेज की आप कंपोजिशन फाइंड आउट करते हो। सेकंड, अगर दो फेजेस प्रेजेंट हैं तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ टू फेजेस आप फाइंड आउट करते हो कि उसमें लिक्विड कितना है और सॉलिड कितना है, या ए कितना है और बी कितना है, या लिक्विड ए और सॉलिड ए या बी कितना है उसमें। अच्छा, तीसरी जो ओवरऑल कंपोजिशन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेजेस प्रेजेंट कि वो लिक्विड में है या सॉलिड में है, ओवरऑल जो मिक्सचर से आपने वो कंपोजिशन बनाई हुई है कि ए और बी की ओवरऑल कंपोजिशन क्या है। तो ये था हमारा यूटेक्टिक सिस्टम की कैसे वर्क करता है। तो ये जो ये लोअर पॉइंट है यहाँ पे जिसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बस ज़ीरो है, तो ये पर्टिकुलर ऑफ द सिस्टम होता है कि दो कंपोनेंट जो आपने डाले हुए हैं तो उनके जो दो कंपोनेंट वो ट्रिपल पॉइंट आप यूं कह लें कि आप जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो होगी। और तो ये इनके पर्टिकुलर होते हैं, या ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हर एक के अपने जो है ना वो होते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट, या आप कह सकते हैं जो टेक्टिक पॉइंट आप कह सकते हैं। डिफरेंट मिक्सचर के डिफरेंट टेक्टिक पॉइंट्स होते हैं और उसको आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो ज़ीरो है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं।